हेलो एवरीवन। और आज अभी हम डिविजिबिलिटी में जहाँ पे हमने छोड़ा था उसका आगे का पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड का कलर बदलने के। हेडिंग वेडिंग तो अपनी वही रहेगी ना, यार डिविजिबिलिटी जो थी हेडिंग। कैसा लग रहा है भाई ये? इसमें फिर हमें वाइट से लिखना होगा। बहुत ज़्यादा चमक पड़ेगी ना आपको भाई, रहने देते हैं। ब्लैक से ही लिखेंगे, बेस्ट है। थिकनेस थोड़ी सी करेंगे कम, करेंगे चालू। तो यार, जो अपना पिछला लेक्चर था डिविजिबिलिटी का, उसमें हमने किन किन की डिविजिबिलिटी के रूल देख लिए थे। अगर मैं बात करूँ तो दो, है ना, दो के देख लिए थे, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 3, 9, 6, इनके देख लिए थे। और एक बात मैंने बोली थी कि अब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे 7 के डिविजिबिलिटी रूल। और किस किस के देखने हैं हमें? 11 का देखना है ना, 13 का देखना है, और किस किस का देखना है? 11, 13, 12 का भी तो देखना है, 7 का देखना है, 11 का देखना है, 12 का देखना है, 13 का देखना है, 17 का भी डिविजिबिलिटी का क्या सीन है वो भी हमें जानना है। तो ये सब अभी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़, एक छोटा सा टॉपिक कह लो या जो मर्जी वो बोल लेना, जो बताना ज़रूरी है और मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, नोट भी करेंगे हम इस चीज़ को। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है परफेक्ट नंबर। वो चीज़ है मेरे भाई, परफेक्ट नंबर। ठीक है, बड़े परफेक्ट तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि परफेक्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में डाल दूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपको कान खोल के, आंख खोल के तो पढ़ना ही, कान खोल के और आंख खोल के तो पढ़ना ही है, दिमाग खोल के भी पढ़ना है ना? तो परफेक्ट नंबर की एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। It is a positive integer which is equal to the sum of its proper divisors, which is equal to the sum of its proper divisors। देखो, मैं बोलता भी जाता हूँ, जो चीज़ मैं लिखता हूँ ना, तो अगर कहीं पे कोई शब्द समझना है तो मैं बोलता भी जाता हूँ। इसलिए मैंने बोला आंख भी खोल के रखो, कान भी खोल के रखो, और दिमाग तो खोल के ही रखना है, पढ़ना है तो, है ना? तो परफेक्ट नंबर की अपनी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। एक चीज और लिखेंगे हम, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द नंबर itself। एक्सक्लूडिंग द नंबर itself। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। सारे शब्द हमें समझ में आ रहे होंगे सिवाय प्रॉपर डिवाइजर्स के। डिवाइजर तो हमें पता है क्या होता है, प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है ये नहीं समझ आ रहा है। अरे बहुत आसान सी चीज़ है परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन समझ के थोड़ा लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 28 का। ठीक, एग्जाम्पल लेना है 28 का। अब 28 के मुझे डिवाइजर्स बता दो। डिवाइजर्स, या कह लो कि मुझे फैक्टर्स बता दो 28 के। 28 के फैक्टर्स क्या है? प्रॉपर डिवाइजर मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, सिंपल सी बात। 1 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 1 तो होगा ना भाई, 28 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 28, रिमाइंडर मिलेगा 0। फैक्टर ऐसे ही नंबर होता है, तो 1 हो जाएगा। 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या? ना,
2 + 8 10 होता है, 10 3 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 ना, 12 ना, 13 14 14 हो जाएगा। इसके बाद नहीं होगा कोई, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, 28 के फैक्टर्स हो गए, या फिर इनको हम प्रॉपर डिवाइजर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक बात है, समझ में आ रही हो। अब परफेक्ट नंबर 28 को मैं तब बोलूंगा जब इसके जितने भी फैक्टर्स निकल के आए ना, जितने भी फैक्टर्स निकल के आए, एक और फैक्टर होगा जो हमने लिखा नहीं है, कौन सा, 28, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला था आंख खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के पढ़ना होगा, तो जिन्होंने आंख दिमाग कान सब खोल रखा है भाई, उन्होंने भी गलती पकड़ ली होगी। तो फिलहाल 28 के अपने पास 6 फैक्टर आए हैं। कौन कौन से आए हैं, 1 2 4 7 14 28। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन देखो क्या कहती है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइसेस। प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं एक तरीके से। 28 को मैं परफेक्ट नंबर तब बोलूंगा जब 28 अपने फैक्टर्स के, फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4 7 14 28, अपने फैक्टर्स के सम के बराबर हो। सम निकालते हैं फैक्टर्स का, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। सर LHS में 28 है, RHS में 28 है, और उस 28 में कुछ और ऐड हो रहा है, तो इक्वल कैसे आ जाएंगे। अब एक चीज़ और देखो, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर मतलब फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर का, कोई नंबर n है तो उसके जितने भी फैक्टर्स में लिख रहा हूँगा, x1 x2 n तक, और सबसे पहला फैक्टर तो 1 होगा। जितने भी फैक्टर्स में लिख रहा हूँ, अगर कोई नंबर n है तो उसका एक फैक्टर तो n होगा ही होगा। n को मैं परफेक्ट नंबर तब बोलूंगा जब n आ जाए इसके सारे फैक्टर्स के सम के बराबर, फैक्टर्स के सम के बराबर -n, यानी कि n को इंक्लूड नहीं करना है। वही बात बोल रखी है, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। यानी कि 28 को मैं एक परफेक्ट नंबर तब बोलूंगा जब 28 के जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग 28 इटसेल्फ, उनका सम 28 के बराबर आ जाए। यानी कि फैक्टर तो भले ही 28 का 28 है, ठीक है, लेकिन जब हम सम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम 28 को वहां पे नहीं लिखेंगे। और अब अगर LHS बराबर RHS आ गया तो 28 एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 1 + 2 3 4 7 7 14 14 28, बिल्कुल हो गया यार। तो 28 तो एक अपना क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। सर मजा नहीं आया, एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कौन सा नंबर लें, फिर से वही ले लेंगे, परफेक्ट नंबर ले लें, परफेक्ट नंबर ही लेते हैं यार अभी, वरना कोई ऐसा नंबर ले लिया जो परफेक्ट नहीं हुआ तो फिर जिन बच्चों को 28 के एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया था उन्हें समस्या आएगी। और कौन सा लें, 496 ले लेते हैं। ये एक परफेक्ट नंबर है, मैंने पहले ही बता दिया। कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं कैसे पता करते हैं, पहले लिख दो उसके फैक्टर्स, फैक्टर्स लिख दो पहले 496 के। 496 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 31 है, 62 है, 124 है, 124 है, और 248, और एक लास्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ तो हो गई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को अगर हमें पता करना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं, अगर हमें पता करना है कि 496 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि परफेक्ट नंबर है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि अभी हमें नहीं पता कि 496 परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो क्या करेंगे, 496 के फैक्टर्स लिख लिए पहले, चूँकि ये होते हैं 1 2 4 8 16 31 62 124 248 और 496, ठीक है। अब इन सारे फैक्टर्स का सम ले लेंगे एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी कि 496 को सम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2
+4 +8 +16 +31 +62 +124 +248, बस 496 को इंक्लूड नहीं करना है। अब अगर ये सम 496 के बराबर आ गया तो 496 परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सम लें, 1 + 2 3 4 7 8 15 16 31 31 31 62 62 62 124 124 124 248 248 दूनी कितना हो जाएगा 493। तो अपना जो LHS है मेरे भाई वो इस केस में भी RHS के बराबर आ गया, तो ये अपना परफेक्ट नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ परफेक्ट नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, जब सम प्रॉपर डिवाइसेस का ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो उसको परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्या चीज़ देखते हैं। अब जो डिविजिबिलिटी के हमारे टॉपिक्स बचे थे, डिविजिबिलिटी के टॉपिक्स नहीं बचे थे बल्कि रूल बचे थे। ठीक है, वो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, कि 7 से जब हम डिविजिबिलिटी करने जाएंगे तो कैसे क्या होगा ये देखना है सबसे पहले। ठीक है, कैसे से हम पता करें कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब कई बार तो ऐसा नंबर आ जाएगा कोई अपने सामने जो हम देख के बता देंगे कि 7 से डिविजिबल है, होता ही है ना। अगर तुम, लेकिन वो भी तब बता पाओगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी। जैसे अब मैं बोलूँ 7, सबको पता है अरे ये तो 7 से डिविजिबल है। 70 बोल दूँ, 700 बोल दूँ, ये तो सब बता देंगे कि 7 से डिविजिबल है ना। मैं बोलूँ कि 63, मैं बोल दूँ 49, ये भी सब बता देंगे। 7 के बहुत इनिशियल मल्टीपल्स हैं, शुरुआत में ही आते हैं। 7 7 से 49 होता है, 7 9 से 63 होता है ना। लेकिन अगर मैं एक बड़ा नंबर बोल दूँ, ठीक है, थोड़ा ही बड़ा बोल रहा हूँ अभी मैं, ज़्यादा बड़ा बोलता ही नहीं। मैंने बोल दिया 301। अब 301 जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा सर? तो इसका प्रोसेस देखो, ध्यान से देखना। अब इसका प्रोसेस, पहला स्टेप क्या करना है, जब भी कोई नंबर हमें दे रखा है और हमें चेक करना है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वहां पे कैसे लाइन खींचेंगे। अब ये नंबर हमारा दो हिस्सों में बट गया है। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक है 30 और एक है जो यूनिट प्लेस पे नंबर था 1। क्या करा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था वहां से एक लाइन खींची। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने डिजिट्स थे उनसे एक नंबर बना और राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट आएगा, जो यूनिट प्लेस पे था उसी को लेना था सिर्फ, इससे एक नंबर बना। अब जो हमारा यूनिट प्लेस वाला नंबर था इसको डबल करना है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को डबल करा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आया। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा था यानी कि 30, इसको इस 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। 30 - 2 कितना आएगा? 28। अब चेक करो क्या 28 7 से डिविजिबल है? 28 क्या 7 से डिविजिबल है? बताओ मुझे। अब तक तो समझ में आ गया होगा, 7 चौके होता है 28, तो डिविजिबल है 28। 28 क्या 7 से डिविजिबल है? यस। अब क्योंकि 28 7 से डिविजिबल है तो 301 भी डिविजिबल होगा 7 से। ये बात आई समझ? ये बात समझ आई या नहीं आई? एक और एग्जांपल लेंगे 7 का। ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ 2 एग्जांपल दे दूँगा, क्योंकि 7 का समझ जाओगे तो आगे एक आध नंबर का और ऐसे ही सीन है। बस वहाँ पे डबल की जगह कुछ और कर रहे हो, सिंपल। क्या दिक्कत आ रही है? पहले एक बात इसी को समझते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि क्या वो 7 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे। यहाँ पे 301 था, हमें 301 को चेक करना था कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या करा, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट था उसको अलग कर दिया। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट था? 1, उसको अलग कर दिया।
और जो बाकी के डिजिट्स बचे उनको अलग कर दिया, एक साथ अलग कर दिया, यानी कि बाकी के क्या बचे 30 30 बना दिया उन्होंने। अब जो यूनिट प्लेस पर डिजिट था उसको हमने अलग तो करा, यानी कि 1 को अलग कर दिया। अब उसको डबल करना है, डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को डबल करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को कि 2 कैसे आया, है ना। ठीक है, 2 आ गया। अब जो बाकी का हिस्सा था यानी कि जो 30 था उसको इस 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर था उसको डबल करके जो रिजल्ट मिला उसको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 28 आएगा। इसमें भी किसी को भाई संदेह नहीं होना चाहिए कि 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 कैसे आएगा। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जो रिजल्ट मिला है 28, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 28 7 से डिविजिबल है। 28 तो 7 से डिविजिबल है मेरे भाई, है कि नहीं। 28 7 से डिविजिबल है, हम सबको पता है 7 चौके 28 होता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। कोई बड़ा नंबर आ जाएगा कभी तो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे यार, उसी के लिए रैंक एडवांसमेंट कोर्स है, पूरे कोर्स पूरे ढंग से डिज़ाइन किया गया है, चिंता नहीं करनी है अभी। अभी जितना समझाया जा रहा है दिमाग में उतना डाल लो, ठीक है, ज़्यादा सवाल मत पूछो। अभी फिलहाल ये देखो, क्या 28 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 28 तो 7 से डिविजिबल है, 7 चौके 28 होता है। तो अब क्योंकि 28 7 से डिविजिबल है तो ये हमारा पूरा नंबर जो 301 था ये भी 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और नंबर उठा के लाता हूँ मैं जो अपना 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कौन सा नंबर लाता हूँ मैं, देखो मैं ला रहा हूँ जिनको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया ना वो खुद से करके देखें, वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, अब इस एग्जाम्पल से भी समझो, फिर दोनों एग्जाम्पल को रिलेट करना, और जिनको समझ में आ गया मेरे से पहले करने की कोशिश करना। मैं तो एक्सप्लेन करूँगा, कर ही लोगे पहले, लेकिन फिर भी बिल्कुल फास्ट तरीके से करना, क्योंकि भाई अपने पेपर में फास्ट भी रहना है, एक्यूरेट रहना है, फास्ट भी रहना है। 532 क्या करना था हमें, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे नंबर था, कौन सा है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है, उसको अलग कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया। यानी कि अपने 2 हिस्से बने नंबर के, एक बना 53, एक बना 2। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। पहला स्टेप क्या था, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट था उसको डबल कर देना था, डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी होता है 4। दूसरा स्टेप क्या था, जो नंबर का दूसरा हिस्सा था यानी कि 53, उसको फर्स्ट स्टेप में जो रिजल्ट आया है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 53 माइनस 4 कितना आया 49। तीसरे स्टेप में क्या करना था, जो दूसरे स्टेप का रिजल्ट है वो देखना है क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 49 क्या 7 से डिविजिबल है, बताओ। हाँ जी है, 7 7 से होता है 49। अब क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें ये रिजल्ट मिला कि 7 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब एक बार ये दोनों एग्जांपल्स को एक बार देखो, 301 वाला और 532 वाला। क्या करा उसने, दोनों जगह मैंने सेम चीज़ करी, दोनों जगह सेम चीज़ करी है, कुछ अलग नहीं करा। क्या करा, जो नंबर अपना था जिसको हमें चेक करना था 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसका यूनिट डिजिट उठाया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको अलग रख दिया, बाकी के पूरे नंबर को अलग रख दिया। अब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको यहाँ लाया और डबल कर दिया, डबल करा तो मिला 4, बाकी का जो नंबर था उसको इस 4 से घटा दिया। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको डबल करने से जो रिजल्ट हमें मिला उससे हमने बाकी नंबर को घटा दिया, तो 53 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बता दो, ये आएगा। अब हमने देखा कि 49 क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ जी 49 7 से तो डिविजिबल है, 49 7 से डिविजिबल है, हाँ 49 7 से डिविजिबल है। तो क्योंकि 49 7 से डिविजिबल है तो हमारा 532 जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई। एक ऐसा नंबर भी ले लेता हूँ जो नहीं है, एक ऐसा नंबर भी लेना है जो नहीं है, ले लेते हैं सर। कौन सा ले बताओ, 125 लेके दे, मुझे पता नहीं है ये है या नहीं, नहीं अब पता चले। क्या करना था, कुछ नहीं करना था यार, यूनिट प्लेस वाले को अलग करो, डबल करो, 10 आया, बाकी ये बचे हुए नंबर से इस 10 को घटाओ, 12 में से 10 जाएंगे 2 आएगा,
क्या 2 7 से डिविजिबल है? क्या 2 7 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं है तो 125 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये था अपना 7 से डिविजिबिलिटी वाला, ये क्या था अपना 7 से डिविजिबिलिटी वाला। अब देखते हैं एक बार जब 11 से डिविजिबिलिटी करनी होती है हमें, तो हम क्या करेंगे। और समस्या ये है कि हम 5वें पेज पे आ गए, दूसरे पेज पे जाके 11 का देखेंगे। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 का क्या सीन है ना, देखो एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। अगर मैं शब्दों से बताऊं तो उतने अच्छे से नहीं समझोगे। बात यह है कि जो डिजिट्स होंगे उनका ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है और फिर बाद में उनका डिफरेंस करना है, फिर देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं एक 462 लेते हैं, चलो। अब हमें करना क्या है, ऑल्टरनेट डिजिट्स जैसे हम काउंट करते हैं वैसे ही करते हैं, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं ना। जब भी हम देखते हैं कि ये होता है 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100s है ना, सीखा था ना हमने, वैसे ही। तो ये पहली प्लेस वाला नंबर है, ये नंबर आया दूसरी प्लेस पे, ये नंबर आया तीसरी प्लेस पे। अब 1 2 3 में से ऑड कौन कौन है? सर ये ऑड है और ये ऑड है। तो जितने भी ऑड पे आए ना, ऑड पे जितने भी डिजिट्स आए उनका ले लो सम। ऑड पे कौन कौन है? 2 आया और 4 आया, तो 4 और 2 का सम ले लिया। जितने भी इवन पे आए उनका सम ले लो। इवन पे एक ही है सर, 6 है, तो उसका सम तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में डिफरेंस ले लो। अच्छा, 4 + 2 तो सर हो जाएगा 6, और उसमें से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 11 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 0 11 से डिविजिबल है, और 0 11 से डिविजिबल है। तो इसी वजह से मेरे भाई, इसी वजह से 462 जो है वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सा हमने क्या करा, जो ऑल्टरनेट डिजिट्स है ना, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है। ये यानी कि मान लो यहाँ तुम बैठे हो, ठीक है, यहाँ कोई और बैठा है, और यहाँ कोई और बैठी है। अरे बैठी है तो उसके बाल बनाने पड़े। अब तुम्हें बैठना था भाई, ये तुम हो, ये तुम्हारी हैं, ये कौन है? ये कौन है, यही सवाल है, ये कौन है भाई जो बीच में आ। तो ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा कि तुम और तुम्हारी कहाँ बैठे थे, तो तुम बोलोगे हम लोग ऑल्टरनेट बैठे थे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऑल्टरनेट थे, बीच में कोई तो था, बीच में कोई तो था, तो एक छोड़ के। तो वही बात है, क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है। यहाँ पे ऑल्टरनेट कौन से थे 462 में? 4 और 2, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम ले लेना है। अब 6 के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो उसको अकेला रहने दो। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम ले लिया, उनका ले लो डिफरेंस। 6 - 6 0 आया। 0 अगर 11 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर है 462 वो भी 11 से डिविजिबल होगा। और क्या 462 11 से डिविजिबल है? देखो, हाँ मेरे ख्याल से 42 × 11 होता है। 42 × 11 होता है, 1 2 2 4 462 है 11 से डिविजिबल। तो ये एग्जाम्पल लिया, ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 462 के एग्जाम्पल से आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए? 3 डिजिट का ही लेते हैं अभी, आखिरी में 4 डिजिट का लेंगे, कोई सा ऐसे रैंडमली नंबर उठा लेंगे। अभी मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि डिविजिबल है या नहीं। बहुत आसान, देख के बता दोगे डिविजिबल है। 121 सर, 11 × 11 121 होता है। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना। ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 और 1 और सर ये ऑल्टरनेट है, और 2 के साथ कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लो और आपस में डिफरेंस ले लो, ठीक है।
1 + 1 2 होता है, 2 - 2 करेंगे सर, जो क्या आएगा 0। क्या 0 डिविजिबल है 11 से? क्या 0 डिविजिबल है 11 से? है, क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है, तो 121 भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। वो बात अलग है, मैं 121 को देख के ही बता सकते थे कि वो 11 से डिविजिबल है, नहीं देख के बता सकते थे तो हमें थोड़ी शर्म आनी चाहिए खुद पे कि हमें ये नहीं पता कि 11 × 11 क्या होता है। तो ये मैंने फालतू और बता दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसा नंबर उठाते हैं जो अब पता नहीं होगा डिविजिबल या नहीं होगा, रैंडमली उठा लेते हैं, क्या होता है। चलो मिल गया मुझे नंबर जो 11 से शायद डिविजिबल नहीं है, शायद। चेक करना, जितने समझ गए वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। देखो क्या 5831 11 से डिविजिबल है या नहीं। जो नहीं समझ पाए इस एग्जांपल को देखो। पहला स्टेप क्या है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को पकड़ो। 5 और 3 ऑल्टरनेट्स है, इनका सम ले लो। ठीक है, और कौन कौन से ऑल्टरनेट, 8 और 1 ऑल्टरनेट है, इनका सम ले लो। ठीक है, ओके, सम ले लिया, इन सम्स का आपस में डिफरेंस ले लो। ओके, 5 + 3 होता है 8, 8 + 1 होता है 9, 8 - 9 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, क्या -1 डिविजिबल है 11 से? बताओ मुझे, क्या -1 11 से डिविजिबल है? नहीं है सर। तो क्योंकि -1 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 5831 जो है वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें समझ में आया क्या? अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें समझ में आया है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या क्या देखा? अभी तक हमने इस लेक्चर में अपना परफेक्ट नंबर देखा था, उसके अलावा हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखा और 11 का देख लिया। अब हम देखते हैं 12 का डिविजिबिलिटी। 7 का देख लिया है, 11 का देख लिया है, अब बढ़ते हैं 12 के डिविजिबिलिटी रूल पे। खाना खाऊंगा तो कॉपीराइट लग जाएगा ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 12। 12 का ना बहुत सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? दो कंडीशन चेक करनी है। अ नंबर इज divisible by 12 if it satisfies the following conditions। अब जितनी कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ, नीचे जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अगर वो किसी नंबर ने सेटिस्फाई कर ली है मेरे भाई, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल है। पहला क्या है सर? पहला बताओ। पहला ये है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, ठीक है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। दूसरी कंडीशन क्या है सर जो सेटिस्फाई होनी चाहिए? वो है मेरे भाई, नंबर शुड बी, गैस कर सकता है क्या कोई? डिविजिबल बाय 4। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? आ रहेंगे दिमाग में? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कुछ वैसा सा नहीं लग रहा। फिलहाल तो 12 के डिविजिबिलिटी की रूल की बात करें तो वो क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे।
मुझे बताओ, अब ये तो खुद बता सकते हो यार, ये तो खुद करो। सिंपल सी कंडीशन है, एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ मैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ। अब अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये तो खुद करो भाई, वीडियो पॉज करो, खुद करो, बाकी एक्सप्लेन करना मेरा काम है, मैं करता हूँ। तो क्या कहता है 12, वो चेक करना है 12 से डिविजिबल है या नहीं 648। कैसे चेक करेंगे? अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 12 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे इसके सारे डिजिट्स का सम लेना पड़ेगा। तो 6 + 4 + 8 मुझे देगा 18, और 18 3 से डिविजिबल है क्या? जी हाँ है, ठीक है, पहली कंडीशन चेक हो गई। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे 648 की, तो मुझे आखिरी के 2 डिजिट लेने होंगे जो कि होते हैं 48। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल है, 48 डिविजिबल बाय 4 है ना, 12 चौके 48 हो जाता है। तो यहाँ पे भी यस लिखेंगे हम। तो अब क्योंकि 648 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो मेरे भाई वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 700 किसका लूँ यार, 723 का ले ले, 723 का लेके देखते हैं। अब क्या ये 12 से डिविजिबल है? तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है और क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गया तो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स का लेना पड़ेगा सम। 7 + 2 + 3, 7 + 2 9, 9 + 3 12, ये तो मिला 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है क्या? बताओ ना। 12 डिविजिबल बाय 3 है, बिल्कुल है मेरे भाई, क्यों नहीं है यार, 3 चौके 12 होता है। अब इसकी डिविजिबिलिटी में 4 से चेक करनी पड़ेगी, वो कैसे करूँगा? आखिरी के 2 डिजिट पकड़ूंगा, ये देखूंगा क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है मेरे भाई? ना, 4 पंजे होता है 20 और 4 6 से हो जाता है 24। 4 5 से 20, 4 6 से 24, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एक नहीं हो पाई। तो क्या 723 12 से डिविजिबल होगा? भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक होगी तो अपना काम नहीं बन पाने का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही अपना काम बनेगा। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 12 का नियम था। एक और एग्जांपल देख ले क्या 12 के लिए। बहुत ही बेसिक एग्जांपल ला रहा हूँ, ये तो देख के बता देना चाहिए तुम्हें कि डिविजिबल है 12 से या नहीं। बताओ 12 से डिविजिबल है? जो समझ गए खुद से करो, जो नहीं समझे देखो। क्या चेक करना पड़ेगा मुझे ये जानने के लिए कि 144 144 इज डिविजिबल बाय 12 और नॉट? सर मुझे देखना पड़ेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है, और अगर 3 से डिविजिबल हो भी गया तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो फिर अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हुआ तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके डिजिट्स का सम लेंगे, 1 + 4 + 4 मिलेगा 9। क्या 9 अपना 3 से डिविजिबल है? हाँ मेरे भाई डिविजिबल है, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे इसके आखिरी 2 डिजिट्स पकड़ने पड़ेंगे, वो देखने पड़ेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल है, क्या वो 4 से डिविजिबल है? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो फिर 144 अपना जो है वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 12 का डिविजिबिलिटी रूल जो हमने अभी तक देखा। इसके बाद अब देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं भाई 12 का देख लिया है, 13 का डिविजिबिलिटी।
आखिरकार अगर हमें किसी नंबर को पता करना है कि क्या वो 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? 7 के केस में हम क्या करते थे? 7 के केस में जैसा करते थे ना, कुछ कुछ वैसे ही करना है। कुछ 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 वैसे करना है। अच्छा, पूरा वैसा नहीं करना है, बस पहले स्टेप में थोड़ा सा चेंज रहने का मेरा भाई। 7 में क्या करते थे? यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता था उसको डबल कर देते थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। 351। मुझे चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 13 से या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको अलग कर दूंगा, बाकी डिजिट से अलग नंबर बना दूंगा। तो मेरे पास आएगा एक तो 35 और एक आएगा 1। ठीक है, बहुत गुनार। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे नंबर था, जो नंबर मैंने भाई यूनिट प्लेस पे था उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 9 क्या दे देगा? 9। बहुत बढ़िया। अब यूनिट प्लेस के अलावा जो डिजिट्स ने मिलकर नंबर बनाया, 3 और 5 ने 35 बनाया, तो उस 35 में से 9 को घटा देंगे। 35 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं देखूंगा क्या ये 26 13 से डिविजिबल है। इस 26 मेरे भाई डिविजिबल बाय 30 और नॉट? यस इट इज। 26 से तो डिविजिबल है भाई तेरा, साफ साफ देख रहा है, 13 दूनी 26 होता है। तो क्योंकि 26 से 13 डिविजिबल है तो 351 भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आना चाहिए। 7 की तरह ही रूल है, बहुत आसान है। 7 में हम क्या करते थे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहता था उसको डबल कर देते थे। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको अलग किया, बाकी डिजिट से मिलकर एक अलग नंबर बनाया। ठीक है, तो 35 अलग हो गए, 3 और 5 ने मिलकर 35 बनाया। 1 को अलग कर दिया। अब जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था यानी कि 1, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 मिल गया। अब जो बाकी के डिजिट्स ने मिलकर नंबर बनाया था, यानी कि 3 और 5 ने मिलकर 35 बनाया था, उस 35 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। उस 35 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। कर दिया, बहुत बढ़िया। 35 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना मिला? 26 मिला। 26 मिल गया। अब चेक करेंगे क्या 26 13 से डिविजिबल है। 26 13 से डिविजिबल है, यही क्यों चेक करा? क्योंकि भैया डिविजिबिलिटी ऑफ 13 पढ़ रहे हैं, इसलिए। तो क्या 26 13 से डिविजिबल है? हाँ जी है। 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी होता है 26। तो क्योंकि 26 मेरे भाई डिविजिबल था 13 से, तो जो अपना ओरिजिनल नंबर था यानी कि 351, वो भी 13 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल, और कौन सा एग्जाम्पल नहीं? और ले लेते हैं यार एग्जाम्पल। रैंडम उठा रहा हूँ भाई, पता नहीं है मुझे। 415। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से दीवार खड़ी कर दो। क्या क्या मिला? 41 और 5। ठीक है, पहला स्टेप, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिला? 5 9 से 45 होता है, बिल्कुल। जो बाकी के डिजिट्स ने मिलकर नंबर बनाया था, यानी कि 4 1 ने 41 मिलाया बनाया था, 41 माइनस 45 कर देंगे। क्या बना? माइनस का 4 1। क्या माइनस का 4 13 से डिविजिबल है? सवाल ये आता है ना। बिल्कुल नहीं। तो भाई जब -4 ही 13 से डिविजिबल नहीं है, तो 415 13 से कैसे डिविजिबल होगा ना जी? बताओ, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लें क्या, 13 का? बताओ, एक और एग्जांपल ले लें। ले लेते हैं भाई। मुझे पता नहीं कि ये है या नहीं 13 से डिविजिबल,
चेक करेंगे अब। जिनको समझ में आ गया होगा मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो, वरना मेरे से पहले करने की कोशिश करना। अगर वीडियो पॉज नहीं करना है तो वीडियो पॉज नहीं भी करोगे तब भी मेरे से पहले कर लोगे। जितनी देर में मैं ये बोलता रहेगा उतनी देर में आंसर आ ही गया होगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। पहला स्टेप सिंपल सा भैया, यूनिट प्लेस के डिजिट से के पास से दीवार खड़ी कर दो। ठीक है, 3 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा 27। उधर क्या था 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, क्या मिलेगा 0। क्या अपना 0 जो है वो 13 से डिविजिबल होके हीरो बन पाएगा? जी हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि 0 अपना हीरो बना तो 273 भी हीरो बन जाएगा, यानी कि 13 से डिविजिबल हो जाएगा। डू यू गेट इट? समझ में आया क्या 13 का डिविजिबिलिटी रूल? वो कितना 7 था, 7 का अगर समझ गए होगे तो 13 का समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं आई होगी अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए होगे। 13 का भी बहुत आसानी से समझ गए होगे अगर 7 का समझ गए होगे। और अब अगर 7 और 13 दोनों का समझ गए तो 17 का तो बहुत आराम से समझ लोगे। 17 का तो और आराम से समझ लोगे। कैसे? आओ देखते हैं कैसे समझोगे। डिविजिबिलिटी बाय 17, डिविजिबिलिटी बाय 17। और यार अब अगर डिविजिबिलिटी बाय 17 मैंने ख़त्म कर दिया इस लेक्चर में, तो समस्या की बात पता है क्या है? समस्या की बात है ये कि मैं लाया था डिजिटल सम पढ़ाने को, यूनिट डिजिट पढ़ाने को, लेकिन फिर लेक्चर 1 घंटे से ऊपर जाएगा। तो इसलिए 17 का डिविजिबिलिटी जब हम देख लेंगे, 17 की डिविजिबिलिटी, तो उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे ख़त्म और फिर एक लेक्चर लाएंगे जिसमें डिजिटल सम और यूनिट डिजिट एक साथ पढ़ेंगे। फिर चाहे वो लेक्चर भले ही 1 घंटे से ऊपर का क्यों ना हो जाए, लेकिन एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे उन दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, फिलहाल 17 से डिविजिबिलिटी सर बताओ कैसे क्या दिखते हैं। आपने कहा अगर 7 का समझ गए और 13 का समझ गए तो 17 का तो बहुत आराम से समझ लोगे। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ तुमसे, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मुझे नहीं पता मुझे उम्मीद रखनी चाहिए तुमसे या नहीं, लेकिन मेरा मानना है इतना कर लोगे। एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं 17 के। ठीक है, 289, 289। ओके सर, कुछ बच्चे तो देख के समझ गए होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें समझाना है। इसमें भी क्या करना है यार, सेम वही करना है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, वहाँ से दीवार खड़ी कर दो। अब मुझे 2 नंबर देखने हैं, एक दिख रहा है 28, एक दिख रहा है 9। ये था अपने यूनिट प्लेस पे। कहाँ था? यूनिट प्लेस पे। इस लेक्चर को 1 घंटा क्या लेक्चर बनाने के लिए हल्के हल्के पढ़ाने लगूँ क्या? 9 कहाँ था? यूनिट प्लेस पे नहीं, हम तो यार अपनी स्पीड से पढ़े। तो क्या करना था, 289 चेक करना है हमें कि वही 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था उसको अलग कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया, तो 28 मिला और 9 मिला। अब भाई 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सवाल ये है। यहाँ पे हम करते हैं 17 के केस में 5 से मल्टीप्लाई, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 45 हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करते थे यार 7 और 13 के केस में क्या करते थे? 28 से सर वो कर देंगे, माइनस कर देंगे 45 को। 28 माइनस 45 सर माइनस 17 हो जाएगा, है ना? हाँ, 28 से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -17 मिलेगा। अब मुझे चेक करना है क्या -17 से डिविजिबल है क्या? इज -17 डिविजिबल बाय 17? और सर ये क्यों चेक कर रहे हैं कि -17 17 से डिविजिबल है? क्योंकि भैया डिविजिबिलिटी बाय 17 पढ़ना है। यस, -17 इज डिविजिबल बाय 17।
तो इसीलिए 289 जो है क्या वो 17 से डिविजिबल होगा? यस सर। आई बात समझ में? बात आनी चाहिए समझ में। नहीं आई समझ में भाई? अगर अभी नहीं आई ना, 17 वाली नहीं आई, तो मतलब 7 भी नहीं आया समझ में हमको। हमको फिर 13 भी समझ में नहीं आया, और 7 और 13 समझ में नहीं आया, तो मुझे उम्मीद नहीं है फिर 11 आया होगा समझ में, या आ गया होगा, पता नहीं। नहीं आया तो भाई एक बार फिर से कोशिश कर लो समझने की। मैं 17 को समझा रहा हूँ, 17 को समझने की कोशिश कर लो, फिर 7 और 13 आ जाएगा समझ में। क्या करना होता है हमें 17 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए? नंबर था 289, हमें चेक करना था क्या 289 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या करना, यूनिट प्लेस पे कौन है, 9, उसको अलग कर देंगे। उसको अलग कर दिया, यूनिट प्लेस पे जो नंबर था, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था 9, और बाकी के डिजिट्स को अलग कर दिया। बाकी के डिजिट्स कौन कौन से बचे, 2 और 8। एक साथ लिखूंगा तो 28 बोल सकता हूँ, 28 बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या करना था, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 17 की, जब भी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। 9 × 5 45 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। ठीक है, अब जो बाकी के डिजिट्स ने मिलके एक नंबर बनाया था ना, 2 और 8 ने मिलकर 28 बनाया था, 28 माइनस 45 कर दो। अच्छा, 28 माइनस 45 करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 17 मिलेगा सर, माइनस का 17 मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, माइनस के 17 की डिविजिबिलिटी अब हम 17 से चेक करेंगे। क्या माइनस 17 17 से डिविजिबल है? क्या माइनस 17 17 से डिविजिबल है? यस सर, डिविजिबल है, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, माइनस 17 17 से डिविजिबल है। ये बात सुन के हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। अब क्योंकि माइनस 17 17 से डिविजिबल था, तो जो अपना ओरिजिनल नंबर था यानी कि 289, वो भी मेरा भाई 17 से डिविजिबल होगा ही होगा, वो भी 17 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, 289 भी अपना 17 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल लेंगे यार, ऐसे थोड़ी, एक एग्जाम्पल से थोड़ी। एक एग्जाम्पल में हमें कहाँ मजा आता है भाई, एक एग्जाम्पल में तुम्हें समझ भी कहाँ आता है भाई। ले लेते हैं अगला एग्जाम्पल, 833। क्या करना था, यूनिट प्लेस पहचानो कौन सी है, ये है। दीवार खड़ी कर दो, दीवार खड़ी कर दो। अब दो नंबर मिले, एक मिला 83, एक मिला 3। यूनिट प्लेस पे कौन सा था, 3। उसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे कितना होता है, 15 आता है सर। 83 माइनस 15 कर देंगे, 83 माइनस 15 कर देंगे, कितना होता है बता दो मुझे, कितना होता है, 68 होता है। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे क्या 68 सर हमारा 17 से डिविजिबल है या नहीं। क्या 68 17 से डिविजिबल है या नहीं है बिल्कुल है यार। 17 चौके 68 हो जाता है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब क्योंकि 68 17 से डिविजिबल था, तो जो अपना ओरिजिनल नंबर था 833, वो भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था अपना 17 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है। ये सब एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सा नया एग्जांपल, कोई रैंडम नंबर उठा लेते हैं भाई। 942। क्या करा जाएगा भाई बताओ, किनको आ गया समझ में? वीडियो पॉज करें या फिर वीडियो को चलते रहने दें, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या करा जाएगा, यूनिट डिजिट उठाओ, उसको 5 से करो मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट था 2, 5 से मल्टीप्लाई करो सर, 10 आ गया। बाकी के बचे हुए नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 94 बचा हुआ था सर। क्या दिक्कत है भाई, 94 बचा हुआ था, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 84 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 84 17 से डिविजिबल है क्या सर, हैं बताओ। क्या सर 84 डिविजिबल है 17 से? नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो सर क्योंकि 84 नहीं है 17 से डिविजिबल, तो 942 जो है वो भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में।
बहुत छोटा सा लेक्चर था ये। इसमें मैं डिजिटल सम पढ़ाना चाहता था, लेकिन पढ़ाऊँगा तो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, और 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा तो मुझे पता है फिर थकान होने लगी तुम्हारे दिमाग को। और डिजिटल सम में फिर हमें कम से कम, मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो 40-50 मिनट तो लूँगा, तो वो लेक्चर 2 घंटे का भी हो सकता है। तो अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है, जो अपना पहले कलर बदलेंगे, कौन से कलर से, पिंक से लगेंगे भाई। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट दोनों पढ़ेंगे। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब फिर चाहे वो लेक्चर लेस देन 1 आवर रहे, इक्वल टू 1 आवर रहे, ग्रेटर देन 1 आवर रहे, या फिर इक्वल टू 2 आवर रहे, जो कि ग्रेटर देन 1 आवर में ही आ जाएगा, है ना। फिर चाहे वो लेक्चर कैसा भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, अगले लेक्चर में हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के साथ, और अगर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, अगर कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी समझेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, अगर इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने परफेक्ट नंबर समझने की कोशिश करी कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। वो समझने की कोशिश करी, एग्जाम्पल लिए थे 28, 496। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद फिर हमने डिविजिबिलिटी बाय 7 देखी थी। डिविजिबिलिटी बाय 7 देखी सबसे पहले, डिविजिबिलिटी बाय 7 को समझा। डिविजिबिलिटी बाय 7 समझने के बाद फिर हम पहुंचे डिविजिबिलिटी बाय 11 पे। डिविजिबिलिटी बाय 11 देखा हमने। डिविजिबिलिटी बाय 11 देखने के बाद हमने डिविजिबिलिटी बाय 12 देखी, फिर डिविजिबिलिटी बाय 13 देखी, और डिविजिबिलिटी बाय 13 देखने के बाद हमने आखिर में देखी डिविजिबिलिटी बाय 7। तो डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 13 और डिविजिबिलिटी बाय 17, इनमें ये जो 3 स्टेप हैं ये तो कॉमन ही है आखिर के। पहले स्टेप में चेंज था, 7 के केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 7 के केस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे बताओ। 7 के केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे सर। 13 के केस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। 13 के केस में सर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 17 के केस में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं। 7 के केस में हमने किससे मल्टीप्लाई करा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करा यूनिट प्लेस वाले डिजिट को। 13 के केस में हमने किससे मल्टीप्लाई करा, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 17 के केस में हमने किससे करा मल्टीप्लाई, 17 के केस में तो सर हमने यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मैंने यहाँ लिखा था। तो इस लेक्चर में इतना ही था। डिविजिबिलिटी हमने देख ली है। इन पे जो क्वेश्चन हैं जितने भी हम अभी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें POA बोल लो। अभी सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे ही हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से आगे बढ़ेंगे ना, फिर चाहे हम कुछ भी पढ़ें, फिर चाहे हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने लग जाएं, वो मैं पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा मुझे क्या पढ़ाना है। फिर चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लग जाएं, या फिर इसके बाद चाहे हम परसेंटेज पढ़ने लग जाएं, इसके बाद हम कुछ भी पढ़ने लग जाएं। लेकिन जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की थ्योरी मैं करवा दूंगा, उसके बाद रैंक एडवांसमेंट कोर्स आना चालू हो जाएगी। रैंक एडवांसमेंट कोर्स में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा कोई टॉपिक। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा वो बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने कोई क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट लिया हूँ, मैंने सॉल्व कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आया, फ़ायदा क्या फिर। ना मेरे समझाने का फ़ायदा, ना तुम्हारा वीडियो देखने का फ़ायदा, फिर टाइम वेस्ट है फिर तो इसलिए वहाँ पे मैं क्वेश्चन ज़रूर समझाऊंगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर समझाऊंगा, मगर थ्योरी नहीं बताऊंगा वहाँ पे। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जब हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा हम बता दूंगा, उसके बाद कोई ना कोई सा नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर चाहे वो ये हो ये हो ये हो या कोई और सा। और जब हम दूसरे टॉपिक चालू करने लगेंगे तभी रैंक एडवांसमेंट कोर्स आने लगेगा। और जो दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते पढ़ते भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर रैंक एडवांसमेंट कोर्स तो अलग आएगा ही आएगा, ठीक है। और जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की थ्योरी हो जाएगी, रैंक एडवांसमेंट कोर्सेज चालू हो जाएंगे, वैसे ही
सैटरडे और संडे को हम लोग रीजनिंग करा करेंगे। एज ऑफ नाउ सैटरडे और संडे को करा करेंगे, रीजनिंग करा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था, ज़्यादा देर हम बात भी नहीं करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।